Okay, so go for the areas. यहाँ पे आप लिखिए डिफरेंस ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन। इसको लिखिए हिंदी में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अंतर। सो डिफरेंस बिटवीन टू साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन। अब देखिएगा जो मेन चीज है ड्राफ्टिंग का, ये अंतर सब लोग जानते हैं, सभी को पता है। हमें जो अंतर लिखना है उसमें दो हिस्सा बना लीजिए। एक एरिया तो साउंड में प्रॉब्लम हो रही है, फिर आ रही है या सही है या आ रही है? कम हो गया। देखिए इसकी ऑडिबिलिटी इंटेंसिटी से घटती हो 5 मिनट के बाद, अगर बताइए अगर प्रॉब्लम आ रहा है। सो ये एरिया है, जो एरिया है ट्रॉपिकल, और दूसरा एरिया है जिसको बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। क्लियर? एक साइक्लोन है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल और दूसरे साइक्लोन को बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। साउंड करेक्ट है? नो सर, कम आ रही है सर आवाज। ओके, कंटिन्यू करें फिर आप देखते हैं इसको। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो एरिया है उसमें देखिएगा कि सबसे पहला अंतर लोकेशन का अंतर। सबसे पहला जो अंतर है वो अवस्थिति का अंतर, अवस्थिति, दैट इज लोकेशन। ओके, सो इसमें अंतर लिखिएगा दोनों के लोकेशन में। सबसे पहले अक्षांश का। अब जैसे अवस्थिति हमने एक पॉइंट बनाया, तो सबसे पहला अवस्थिति का जो अंतर लिखें लोकेशन का, वो लैटिट्यूड का अंतर। आप ध्यान दीजिए कि हमने जो एरिया बनाया है वो मैटर रखता है। हमने एक एरिया बनाया कि दोनों के अवस्थिति में जो अंतर है उसको डिफरेंट सब पॉइंट में हम डिस्कस करें। यानी कि अवस्थिति से कई आपको पॉइंट्स बनेंगे, उसको एक सिरे में रखें। आपको हैश लिख के भी लिख सकते हैं। तो एक है अक्षांश का अंतर। देखिएगा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है एक्चुअली 5 से 20 डिग्री अक्षांश के बीच उसका नॉर्मल लोकेशन होता है, और चूंकि समर होता है तो उसका एक्सटेंशन 30 तक हो जाता है। जो टेम्परेट साइक्लोन है उसका जो लोकेशन है वो 30 से लेकर 60 तक है, बिटवीन 30 to 60 डिग्री लैटिट्यूड। तो अक्षांशीय स्थिति में जो इसका जो लोकेशन आएगा इस तरह आएगा। सो राइट एज नोट्स लिखिए इसको, द डिफरेंस ऑफ लोकेशन, उसको सब पॉइंट में लिखिएगा लैटिट्यूड। लिखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑरिजिनेट्स बिटवीन 5 to 30 डिग्री लैटिट्यूड, 5 to 30 degree latitude, and that is tropical. The temperate cyclone originates between 30 to 60 degree latitude. शीतोष्ण चक्रवात 30 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच बनता है, उत्पन्न होता है। ये हुआ अक्षांशीय अवस्थिति, लैटिट्यूडनल लोकेशन। अब इसको लोकेशन में ही इसको दूसरे एरिया में बांट दीजिए कि इसका लोकेशन और कहां डिफाइन हो सकता है। तो उसका जो लोकेशन है वो अभिसरण क्षेत्र में होता है। लोकेशन का दूसरा जो पॉइंट बनाया अक्षांश के बाद वो है कन्वर्जेंस एरिया। देखिएगा कि ग्लोब में हमारे पास एक कन्वर्जेंस एरिया बनता है यहां पे, और ग्लोब में दूसरा कन्वर्जेंस एरिया बनता है यहां पे। ये एरिया ITCZ है और एरिया सब पोलर है। लोकेशन में अक्षांश का संबंध अभिसरण क्षेत्र से है, इसको कन्वर्जेंस एरिया कहते हैं। सो लिखेगा सेकेंड, लोकेशन में जो सेकेंड सब पॉइंट बनाइएगा, द एरिया ऑफ कन्वर्जेंस
लिखेगा द एरिया ऑफ कन्वर्जेंस, अभिसरण का क्षेत्र, अभिसरण का क्षेत्र। लिखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में उत्पन्न होता है। लिखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट्स क्लोज टू ITCZ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अभिसरण क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में उत्पन्न होता है, बनता है। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट्स क्लोज टू ITCZ। अब टेम्परेट साइक्लोन जो बनता है वो एरिया है इस एरिया से, वो एरिया है आपका जहां पे सब पोलर एरिया क्लोज टू दो विंड आते हैं, जहां पे सब पोलर विंड आता हो और वेस्टर्लीज आता हो। इसको लिखेगा शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति, शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति तब ध्रुवीय पवन और पछुआ पवन के अभिसरण क्षेत्र में होता है। टेम्परेट साइक्लोन ओरिजिनेट्स नियर द कन्वर्जेंस एरिया ऑफ पोलर विंड एंड वेस्टर्लीज। ध्रुवीय पवन और पछुआ पवन के अभिसरण क्षेत्र में बनता है। सो ये लोकेशन बेस्ड 2 पॉइंट। अब देखिएगा मैं इसको प्रयास कर रहा हूं कि आपको उस पॉइंट के द्वारा आप उस इंफॉर्मेशन को एक बार में रिकॉल कर पाए। जो सेंटर्ड पॉइंट है, लोकेशन है, उसको मैंने अक्षांश से बताया और दूसरा हमने कन्वर्जेंस एरिया बताया। तीसरा देखिएगा तो इसका लोकेशन होगा, हमेशा लोकेशन को ही तीसरा एरिया लीजिएगा कि अगर आपका कॉन्टिनेंटल एरिया है, कॉन्टिनेंटल एरिया है तो कॉन्टिनेंटल एरिया का कौन सा हिस्सा, महाद्वीपीय कौन सा क्षेत्र। तो देखिएगा जब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा तो ईस्टर्न मार्जिन पे आएगा, ये एरिया होगा ईस्टर्न मार्जिन, और ये साइक्लोन जब भी आएगा तो वेस्टर्न मार्जिन आएगा। इसका कारण बताइए, कोई बताइए कि वेस्टर्न मार्जिन पे आएगा, ईस्टर्न मार्जिन में आएगा, इसका क्या कारण होगा। कोई कैंडिडेट बताइए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा ईस्टर्न मार्जिन पे आएगा और जो टेम्परेट साइक्लोन आएगा महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में आएगा, इसका कारण। विंड का डायरेक्शन, हाँ, द डायरेक्शन ऑफ परमानेंट विंड। देखिएगा इसको हम इससे जोड़ेंगे डायरेक्शन में, लिखेगा थर्ड पॉइंट के लोकेशन में ही लिखेगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा ही महाद्वीप की पूर्वी तट पर आया करते हैं, महाद्वीप की पूर्वी तट पर आया करते हैं। उसको एग्जाम्पल भी दे लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। जो महाद्वीप के पूर्वी तट पे जो इसका लोकेशन है, इसके नाम है, हम लोगों ने पढ़े हैं, जीएस में भी पढ़े हैं। यहाँ पे टाइफून पढ़ा होगा, यहाँ पे इस एरिया में हैरिकेन पढ़ा होगा, हमारे इंडिया में काल बैसाखी पढ़ा होगा। कुछ नाम बता दीजिए तो डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। लिखिए जैसे हैरिकेन, काल बैसाखी और टाइफून। हैरिकेन, काल बैसाखी और टाइफून, तो ये महाद्वीप के पूर्वी तट पे आएंगे और ये लोकेशन का नाम हो गया। यहाँ पे देखिएगा जो ये आएगा वो यूरोप का वेस्टर्न एरिया है या किसी भी महाद्वीप का उच्च अक्षांशीय क्षेत्र का पश्चिमी क्षेत्र आएगा। आप इसको याद कर लीजिए, जैसे हमने कहा था ड्रिफ्ट, महासागर विज्ञान में कभी पढ़ाया होगा, जीएस वगैरह का जो जनरल क्लास हुआ है उसमें देखा होगा कि सभी महासागर में ड्रिफ्ट की उत्पत्ति होती है, प्रवाह की उत्पत्ति होती है। प्रवाह का डायरेक्शन क्या होता है, जितने ओशनिक ड्रिफ्ट होते हैं उसका डायरेक्शन क्या होता है, सभी महासागर में प्रवाह आते हैं और प्रवाह की दिशा क्या होती है, प्रवाह की दिशा वही होती है जो पछुआ पवन की दिशा होती है।
तो देखिएगा कि ये चलेगा आपको साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, राइट ना। तो इस ट्रैक को फॉलो करता है, जिसके कारण जो है महाद्वीप के पश्चिमी भाग में इसका प्रभाव होता है। तो इसको लिख जाइए कि शीतोष्ण चक्रवात का प्रभाव महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, महाद्वीप के पश्चिमी भाग में देखा गया है। So it originates on the western margin of continent. Western margin of continent. So ये जितनी बातें थी एग्जाम्पल कन्विंस करने के लिए हमने सबसे पहला पॉइंट लिया लोकेशन का डिफरेंस, और लोकेशन के डिफरेंस में हमने लैटिट्यूड लिखा, कन्वर्जेंस एरिया लिखा और उसका महाद्वीपीय क्षेत्र लिखा। अब यहां पे देखिए कि दूसरा पॉइंट जो हम लोग ने चाहेंगे वो डायरेक्शन से, और डायरेक्शन देखिएगा, इसका डायरेक्शन और उसका डायरेक्शन, दोनों के डायरेक्शन में फर्क ये होगा कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का डायरेक्शन यूं होगा, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट होगा, और टेम्परेट साइक्लोन का डायरेक्शन ये होगा। दोनों का डायरेक्शन का डिफरेंस जो हुआ इट्स ड्यू टू ट्रेड विंड और ड्यू टू वेस्टर्लीज। तो ये वेस्टर्लीज के ट्रैक को फॉलो करेगा और वो ट्रेड विंड के ट्रैक को फॉलो करेगा। सो लिखिए डायरेक्शन, लिखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवन के साथ पूरब से पश्चिम की ओर गतिमान होता है। लिखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्लोज या मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट along with trade wind. A tropical cyclone move from east to west along with trade wind. So ये डायरेक्शन हो गया। अब ये जो है पोलर विंड और वेस्टर्लीज में वेस्टर्ली ज्यादा फोर्सफुल होता है, पावरफुल होता है। इसको लिखेगा टेम्परेट साइक्लोन मूव्स फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलता है। इट इज अलॉन्ग विथ अ वेस्टर्लीज, जिसका प्रभाव पछुआ पवन के साथ होता है। इट मूव अलॉन्ग विथ अ वेस्टर्लीज। सो डायरेक्शन हो गया। हमने देखिएगा जब आप प्रिपेयर करें, मेंटल मैप बनाएं, तो सिर्फ कीवर्ड याद रखिए। एक हमने लोकेशन बताया और दूसरा हमने डायरेक्शन बताया। अब देखिएगा, इसको डिस्कस करते हैं हम इसके सीप को लेकर या आकृति को लेकर। दोनों के आकृतिगत क्या विशेषताएं होती है और क्या भिन्नता होती है। आकृति में उसका शेप कैसा होता है। आकृति और आकार दोनों को एक साथ लें तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिएगा, इसके जो आकार होते हैं या साइज होते हैं, पहले तो आकृति ले लीजिए। ये जो है इलिप्टिकल होता है या ऐसा ट्रायंगुलर होता है जिसके शेप इस तरह हो जाते हैं, और ये जब भी होगा तो ये ओवल होगा, स्फेरिकल होगा। दोनों के साइज में, शेप में डिफरेंस ये हुआ कि एक क्या हुआ, इलिप्टिकल हुआ, समहाउ बीच में ट्रायंगल डेवलप होते हैं, फ्रंट डेवलप होता है, और ये जब भी होता है ये सर्कुलर होता है, राइट। इसको एक्चुअल लिखेंगे ये इलिप्टिकल है या फिर अंडाकार है, और ये स्फेरिकल है, गोलाकार है। पहला चीज इसको मार्क कीजिएगा। इसी पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने का मौका मिलेगा। सो लिखेगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी आकृति में अंडाकार होता है, इलिप्टिकल होता है, जबकि शीतोष्ण चक्रवात, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, इसको सही कीजिएगा। लिखेगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी आकृति में गोलाकार होता है, राउंडेड होता है, जबकि शीतोष्ण चक्रवात अपनी आकृति में अंडाकार होता है। सो टेम्परेट साइक्लोन इज इलिप्टिकल।
ये दोनों को सही से लिख लीजिएगा। एक हो गया इलिप्टिकल, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। जो दोनों की डिफरेंस को बताया, पहले को बताया कि ये इलिप्टिकल होता है और दूसरे को स्फेरिकल होता है। अगर मैं ट्रॉपिकल मानूं और ये टेम्परेट मानूं तो एक एरिया जो है स्फेरिकल होगा और एक इलिप्टिकल होगा। अब उसके अंदर की बात बताता हूं। इसका जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का साइज होगा वो अराउंड 500 किलोमीटर का एरिया होगा और इसकी साइज आपको 1600 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक का एरिया होगा। यानी कि इसका आकार बहुत ही बड़ा होता है और इसका आकार ऑलमोस्ट मैक्सिमम 500 किलोमीटर का होता है। छोटे साइक्लोन जो है 2 से 3 किलोमीटर डायमीटर के भी होते हैं। राइट, लिखेगा इसको किसी तो पहले लिखेगा ट्रॉपिकल का, लिखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात का आकार छोटा होता है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन आर स्मॉलर इन साइज। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर स्मॉलर इन साइज। लिखिएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपने आकार में छोटा होता है। इसका आकार अधिकतम 500 किलोमीटर का होता है। इसका व्यास लिखिएगा, एक्चुअली जो रेडियस होता है इसका व्यास जो है वो 500 किलोमीटर का अधिकतम होता है। द रेडियस इज ऑफ अराउंड 500 किलोमीटर। लिखिएगा शीतोष्ण चक्रवात का व्यास 1600 से 8000 किलोमीटर तक का होता है। लिखिए द रेडियस ऑफ टेम्परेट साइक्लोन can be maximum of 8000 kilometers, is a maximum of 8000 kilometers। जो शीतोष्ण चक्रवात का आकार है माने उसके जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है और इसके आकार छोटे होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों में जब आकार का भिन्नता है तो दोनों चक्रवात में जो ये गैप है, ये गैप, या फिर हम देखेंगे इसमें जो गैप है, इस तरह का जो गैप बन रहा है, इस तरह की गैप, तो इसको हम प्रवणता कहते हैं या इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। बात समझिए इसको। अगर दो वायु राशि के बीच, समदाब रेखाओं के बीच जो अंतर होता है उसको हम दाब प्रवणता कहते हैं। मान लीजिए कि ये 1000 है, ये 1500 है, ये 2000 है और ये 3000 है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि सभी के बीच गैप कितना हुआ। देखिएगा सभी जगह जो हमने बनाया है वो करीब 50 का है। हमने 1500, 2500 का बनाया है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस हमने बनाया 1000 का बना दिया। अब इसमें बताइए कि ये जितने आइसोबार है उसमें सबसे ज्यादा वायु की गति कहां से कहां तक होगी। इस सभी आइसोबार के बीच सबसे ज्यादा वायु की स्पीड कहां पे होगी अकॉर्डिंग टू डिफरेंस ऑफ एयर प्रेशर। कहां पे होगी? हाँ बताइए। इस चक्रवात में अकॉर्डिंग टू, ऐसा नहीं कि जम्पसन, इस वायु दाब कहां से कहां तक? आउटर सर्फेस 2000-3000 के बीच का ग्रेडियंट ज्यादा है। हाँ वेरी गुड। देखिएगा ये एरिया होगा चूंकि वहां पे ग्रेडियंट ज्यादा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका ग्रेडियंट बहुत ही ज्यादा होता है, करीब कहिए कि 100-150 से भी ज्यादा होता है। और इसका जो ग्रेडियंट है 25 से 40 के बीच होता है। यानी दो समदाब रेखाओं के बीच जो भिन्नता है वो टेम्परेट साइक्लोन में बहुत ही कम होता है, और दो समदाब रेखाओं के बीच जो भिन्नता है
और ट्रॉपिकल साइक्लोन में बहुत ही ज्यादा होता है। दो समदाब रेखाओं के बीच जो अंतर होता है उस अंतर को हम दाब प्रवणता कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन में दो समदाब रेखाओं के बीच जो प्रवणता है वो बहुत अधिक होती है और विंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जबकि टेम्परेट साइक्लोन में दो समदाब रेखाओं के बीच भिन्नता हमने कहा मैक्सिमम 25 से 40 होता है। तो स्पीड किसका ज्यादा होगा? विंड ट्रॉपिकल का। साइज किसका ज्यादा है? आकार में कौन सा बड़ा है? टेम्परेट। अभी दोनों की भिन्नता को थोड़ा समझिए, दोनों की भिन्नता को समझिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा तो कम समय में अधिकतम विनाश करके चला जाएगा, मैक्सिमम 24 घंटे। जब टेम्परेट साइक्लोन आएगा तो 6 से 7 दिन तक एक जगह तक बना रहेगा, चूंकि ग्रेडियंट कम है और दोनों के ताप की भिन्नता को खत्म होने में बहुत ही समय लगेगा। इसको पॉइंट में करेक्टली लिखिएगा। सबसे पहले हमने लिखा था प्रवणता का अंतर लिखिए, ग्रेडियंट का अंतर लिखिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में दो समदाब रेखाओं के बीच दाब प्रवणता 100 से 125 का होता है, 100 to 125, जिसके कारण इस चक्रवात की गति अधिक होती है। इस चक्रवात में वायु की गति अधिक होती है। इन टेम्परेट ट्रॉपिकल साइक्लोन there is a higher gradient between two isobar. So this cyclone is known for high velocity of wind. यहाँ पे जो वायु की गति है वो बहुत ही ज्यादा होती है। अब लिख लीजिएगा ग्रेडियंट दूसरे एरिया का। लिखिए, एक बार रिपीट कर दीजिएगा हिंदी में। यस सर, रिपीट एक बार। हाँ, लिखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात में दो वायु राशि के बीच, दो समदाब रेखाओं के बीच, वायु राशि ने दो समदाब रेखाओं के बीच दाब प्रवणता 100 से 125 के बीच होता है, 100 to 125, जिसके कारण इस चक्रवात में वायु की गति अधिक होती है। तो विंड वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है। दूसरा लिखेगा टेम्परेट साइक्लोन। लिखिए शीतोष्ण चक्रवात में इन टेम्परेट साइक्लोन द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन टू आइसोबार is between 20 to 25 to 40. रुककर लिखिए, सही से लिखिए। In temperate cyclone, the pressure gradient between two isobars is between 25 to 40. शीतोष्ण चक्रवात में दो समदाब रेखाओं के बीच 25 से लेकर 45, उसको एमबी कर दीजिए और भी अच्छा है, मिलीबार के बीच दाब प्रवणता देखा गया है, जिसके कारण शीतोष्ण चक्रवात का गति कम हुआ करता है। शीतोष्ण चक्रवात का गति कम हुआ करता है। So there is a less velocity of temperate cyclone. ग्रेडियंट के कारण इसकी जो गति होती है
इसकी गति क्या होगी, किसकी गति ज्यादा होगी, ट्रॉपिकल और टेम्परेट? ट्रॉपिकल की ज्यादा। ओके, ट्रॉपिकल। अब देखिएगा यहाँ पे प्रवणता के कारण वेलोसिटी ज्यादा हुआ, अवधि किसकी होगी, इसको हम लोग आकृति और वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। अवधि मीन्स ड्यूरेशन, अवधि दैट इज ड्यूरेशन। अब देखिएगा आकार बड़ा है, हमने आकार पहले लिखा दिया है, वेलोसिटी लिखा दिया है, तो बताइए कि इसका ड्यूरेशन किसका ज्यादा होगा। इसको कॉन्सेप्ट से समझिएगा कि जिसका साइज बड़ा है तो आसपास की वायु से तापमान समान होने में काफी समय लगेगा, जिसका छोटा सा आकार है, और जिसका बड़ा आकार है वो बहुत ही लंबे समय तक जाके आसपास के तापमान के समान बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में इसका जो ड्यूरेशन है टेम्परेट साइक्लोन का 7 डेज रखिए, 1 वीक रखिए, और इसका जो ड्यूरेशन है ये 24 आवर्स से ज्यादा नहीं होगा। कभी देखिएगा उड़ीसा कोस्ट पे, बंगाल कोस्ट पे आया करता है, तो उसके ड्यूरेशन देखिएगा न्यूज वगैरह में, तो अराउंड 1 दिन में चला जाता है। सो ड्यूरेशन है, आज जैसे अमेरिका में आपको कोई साइक्लोन आ गया, यूरोप में आ गया, तो साइक्लोन स्टे करेगा बहुत दिन तक और वर्षा लंबे समय तक और हल्की होती रहेगी। तो इसको लिखेगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अवधि, ड्यूरेशन कम समय की होती है, औसतन 24 घंटे की होती है। लेकिन द ड्यूरेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अराउंड ऑफ 24 आवर्स। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अवधि अमूमन 24 घंटे की होती है, इज ऑफ 24 आवर्स। जबकि शीतोष्ण चक्रवात की अवधि 6 से 7 दिन की होती है। द ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन इज ऑफ अराउंड 6 to 7 days, 6 से 7 दिन की हुआ करती है। अब बताइए कि इसमें डिस्ट्रक्टिव कौन ज्यादा हुआ, मोर डिस्ट्रक्टिव। इसी में लिख लीजिएगा वेलोसिटी के साथ और ड्यूरेशन के साथ। ट्रॉपिकल जो है जिसमें ग्रेडियंट ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, वो इसके डिस्ट्रक्टिव ज्यादा होगा और एक कम डिस्ट्रक्टिव होगा। लिखेगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिक विनाशकारी होते हैं और शीतोष्ण चक्रवात कम विनाशकारी होते हैं। क्लियर? ये कम विनाशकारी होगा कौन सा, टेम्परेट साइक्लोन, और अधिक विनाशकारी होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मैक्सिमम डिस्ट्रक्टिव होता है। तो ये हमने पॉइंट्स बनाए, पहले लोकेशन से बनाया, दूसरा हमने इसका डायरेक्शन से बनाया, शेप एंड साइज से बनाया। याद करने के लिए प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद जो है वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन लिखेगा मौसम की स्थिति। नेक्स्ट पॉइंट को बना लेंगे मौसम की स्थिति और उसके सब पॉइंट को डिफरेंस में लाएंगे। तो वेदर कंडीशन किसका, ट्रॉपिकल साइक्लोन का, और वेदर कंडीशन टेम्परेट साइक्लोन का, राइट। इसको अच्छे से जाने की जो वेदर कंडीशन है, मौसम की परिस्थिति दोनों चक्रवात में कैसे डिफर करता है। देखिएगा जब इसको ऐसा कर लें कि हम टेम्परेट इधर लिख लेते हैं, ट्रॉपिकल इधर लिख लेते हैं। देखिएगा कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसमें जो कंडीशन बनता है वो फ्रंट के सहारे वर्षा होती है। जो वर्षा का शुरुआत होता है, हमने टेम्परेट साइक्लोन आपको कल पढ़ाया है और आपने देखा होगा कि उसमें इस तरह के बनते हैं और इस तरह के इसके चारों ओर सेक्टर्स बनते हैं। ऐसा हमने कल पढ़ाया है, कल का जो अपलोडेड लेक्चर है उसमें देखिएगा इस तरह का बनता है, या पढ़ाया होगा क्लास में, देखा होगा। ये कोल्ड सेक्टर है, ये वार्म सेक्टर है, ये कोल्ड फ्रंट है और ये वार्म फ्रंट है।
इसको हिंदी कर दीजिए तो ऐसा होगा, शीतखंड है, उष्ण खंड है, शीत वाताग्र है और उष्ण वाताग्र है। ऐसा हमने याद किया है, इसे पिछले क्लास में भी उसको देखा है। इसमें देखिएगा, ये डायग्राम ही बना दीजिएगा तो एग्जामिनर को बेहतर एक विजन बन जाएगा कि क्या है। आई ऑफ साइक्लोन है, वॉल ऑफ साइक्लोन है, इनर सर्कल है, आउटर सर्कल है, इस तरह के वृत्त बनते हैं। ठीक है, अब इसमें वेदर कंडीशन को बताना है। तो देखिएगा सबसे पहली बात कि जो रेनफॉल है यहाँ पे देखिएगा फ्रंट के सहारे होता है। ये डायग्राम बनाने के बाद जो हम अंतर लिखेंगे, इस चीज को लिखेंगे कि रेनफॉल यहाँ पे वॉल ऑफ साइक्लोन के सहारे हो रहा है और वहां पर फ्रंट के सहारे हो रहा है। तो वेदर कंडीशन में डायग्राम बनाने के बाद फिर जो नंबर आता है उस पॉइंट को लिखिएगा। डायग्राम तो बन जाता होगा, करेक्ट ना? Yes, sir. हाँ लिखिए। लिखिए, शीतोष्ण चक्रवात में वर्षा वाताग्र के सहारे होती है। इन टेम्परेट साइक्लोन रेनफॉल occurs along with fronts। शीतोष्ण चक्रवात में वर्षा वाताग्र के सहारे होती है। इन टेम्परेट साइक्लोन रेनफॉल occurs along with fronts। दूसरा क्या हो गया, वहां वर्षा होती है कहां? इसको लिखेगा, इन ट्रॉपिकल साइक्लोन द मैक्सिमम रेनफॉल occurs along with wall of cyclone। लिखेगा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वर्षा चक्रवात की दीवार के सहारे होती है। इन टेम्परेट साइक्लोन रेनफॉल occurs along with wall of cyclone। चक्रवात की दीवार के सहारे होती है। ठीक है, मैक्सिमम वर्षा क्या हो गई? वॉल ऑफ साइक्लोन के सहारे हो गई। वेदर कंडीशन में सेकंड बात लिखिएगा, ये चक्रवात है और हम कल पढ़ाए थे, याद होगा कि ये चक्रवात रोटेट करता है दोनों ही एंटी साइक्लोनिक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। इसमें देखिएगा, जब ये मूव कर रहा है ऐसे, तो देखिएगा कोई एरिया जो पहले आएगा तो यहाँ पे हेवी रेनफॉल होगा, वो कोल्ड फ्रंट के सहारे। फिर कोई वर्षा नहीं होगी, वो कोल्ड सेक्टर के सहारे। फिर जो दूसरा आएगा, लंबे समय वर्षा होगी, वार्म फ्रंट के सहारे। और फिर बिल्कुल वर्षा नहीं होगी, वार्म सेक्टर के सहारे। ये बातें समझ में आई? क्लियर? सबको समझ में आया कि जो चक्रवात चल रहा है, ये जो चक्रवात मूव कर रहा है वो एंटी क्लॉक मूव कर रहा है। तो सबसे पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, लास्ट में क्या आया? वार्म सेक्टर आया। तो ये चीज क्या है? यहां पे हमने बताया कि रेनफॉल सीक्वेंस में हो रहा है। इसको प्रेडिक्ट करना बड़ी आसान है। जहां कहीं भी टेम्परेट साइक्लोन आया है, वहां के लोगों में यह विश्वास है कि पहले बहुत ज्यादा वर्षा होगी फ्रंट के द्वारा, फिर वर्षा बिल्कुल रुक जाएगी, फिर उस क्षेत्र में लंबे समय तक हल्की वर्षा होगी, फिर चक्रवात खत्म हो जाएगा। ये विचार क्या है? जो सीक्वेंस में होता है। यहाँ पे मौसम कंडीशन क्रमिक होता है, सीक्वेंस में होता है, जबकि इस एरिया में कोई क्रम नहीं होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। सिर्फ वॉल ऑफ साइक्लोन के द्वारा वर्षा होती है और बाहर की ओर वर्षा में कमी आती है, बट अनप्रिडिक्टेबल, अविश्वसनीय। बहुत अधिक वर्षा होगी, उसके बाद जो है रेनफॉल का क्रम उस सीक्वेंस में नजर नहीं आएगा। सो लिखेगा, शीतोष्ण चक्रवात में मौसमी परिस्थिति क्रमिक होती है। इन टेम्परेट साइक्लोन द वेदर कंडीशन इज सीक्वेंशियल। The weather condition is sequential।
शीतोष्ण चक्रवात में मौसमी परिस्थिति क्रमिक होती है, अर्थात चक्रवात के गति के साथ मौसम की भविष्यवाणी संभव है। So it's easy to forecast the weather condition with the movement of cyclone. So ये sequential होता है, इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है कि मौसम की परिस्थिति किस सीक्वेंस में होगा। नेक्स्ट लिखिएगा इन ट्रॉपिकल साइक्लोन, लिखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन, लिखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वर्षा की मात्रा और उसके क्रम, वर्षा की मात्रा और उसके क्रम की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। इन ट्रॉपिकल साइक्लोन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल and the sequence can be forecasted and the sequence cannot be forecasted, और उसके क्रम की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। देखिए चक्रवात के आने की भविष्यवाणी की जा सकती है, बट उसके इस सीक्वेंस की भविष्यवाणी वहां नहीं की जा सकती है। अब देखिएगा इसके अंदर की बातें, सभी चीज को एक व्यवस्थित करके देखिएगा। जब मैं बताता हूं, हम लोग रुके हुए हैं और वेदर कंडीशन पे। वेदर कंडीशन में हमने बताया कि वर्षा की स्थिति बनती है वॉल ऑफ साइक्लोन में और अलोंग द फ्रंट। दूसरी चीज हमने कहा कि रेनफॉल सीक्वेंस में होता है, सीक्वेंस में नहीं होता है। अब देखिएगा ये मौसम की परिस्थिति पे ही रुके रहे और इसी पॉइंट्स बनाए, क्योंकि इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको वहां पर जस्टिफाई करना होगा कि वर्ड लिमिट के अंदर अपने एनालिसिस को बेहतर करने का, राइट। आमतौर पे इस तरह के क्वेश्चन में वर्ड ऑफ लॉस होता है। कुछ पॉइंट्स के बाद लगता है कि हम इन चीजों को कैसे व्याख्या करें और किस सीक्वेंस में करें। अगर हम तैयार किए भी होते हैं तो हमें ऑर्डर में पॉइंट्स जोड़ना एक बार में मुश्किल होता है। ये बहुत ही प्रैक्टिस से और बहुत ही सीक्वेंस में याद करने से होगा या फिर उसको एक्सप्लेन करने से होगा। तो हमने वेदर पे रुके। वेदर में बताया हमने क्या चीज कि वर्षा सीक्वेंस में होती है, वर्षा वॉल ऑफ साइक्लोन और फ्रंट के सहारे होती है। अब देखिएगा यहाँ पे इस तरह का एक फ्रंट है, यहाँ पे इस तरह का एक फ्रंट है, इस तरह का एक फ्रंट हुआ। इसको ऐसा करें, हम डायग्राम ही बना दें तो ज्यादा अच्छा है कि इस तरह का एक फ्रंटल कंडीशन है और एक दूसरी तरह का फ्रंटल कंडीशन है, और इस तरह के सीक्वेंस को हम एक डायग्राम में ले जाएं कि इस तरह का एक स्लोप है और एक इस तरह का स्लोप है। हमने ये क्या बनाया है कि ये कोल्ड फ्रंट है और एक वार्म फ्रंट है। दोनों को समझिए, हमने पढ़ाया है, मौसम परिस्थिति को पढ़ाया है। तो देखिएगा यहाँ पे जो एयर राइज करेगा इस स्लोप के सहारे तो ऊपर बादल बनना शुरू होगा और इस एरिया में भी बादल बनना शुरू होगा। तो जहां पे स्लोप ज्यादा है वहां पे निम्बस क्लाउड बनेगा, राइट। और यहाँ पे देखिएगा निम्बस क्लाउड कम बनेगा, यहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टेटस क्लाउड बनेगा। यहाँ पे वर्षा बादल बनेंगे, इसको हम क्यूमुलोनिम्बस कह सकते हैं, क्यूमुलोनिम्बस, एल्टो क्यूमुलस ऐसे बनेंगे। और यहाँ पे स्टेटो क्यूमुलस बनेंगे या फिर एल्टो स्टेटस बनेंगे। मेरी बात को समझिए, ज्यादा बेहतर होगा जब क्लाउड को याद कर लें। याद कीजिए कि क्लाउड को हमने ऊंचाई के आधार पे 3 भागों में बांटा है, साइरो, एल्टो और निम्बो। याद है सबको? हाँ, एक बार बताइए, सबसे ऊपर क्लाउड कौन सा हुआ? साइरो। साइरो। बीच का बादल
फैंटम, और सबसे नीचे का निम्बस, इसमें वर्षा किससे होगी? निम्बस, निम्बस से बनेगी। वेरी गुड। अब देखिएगा इसका ग्रुप होता है, एक होता है क्यूमुलस और एक होता है स्ट्रेटस। वर्षा किससे ज्यादा होगी? क्यूमुलस, क्यूमुलस से, राइट ना। अब इसमें जोड़ दीजिए, तो यहां पर जब भी कोल्ड फ्रंट के सहारे अप हो रहा होगा तो सभी का क्यूमुलस क्लाउड बनेगा और वहां पे वर्षा घनघोर होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो देखिएगा ये बनेगा निम्बो क्यूमुलस और एल्टो क्यूमुलस और ऊपर साइरस बनेगा। तो लोअर एरिया में बहुत ज्यादा वर्षा हो जाएगी। यहाँ पे जो बादल बन रहा है वो स्टेटस बन रहा है, सभी का एरिया का स्टेटस बनता है, स्तरित बादल बनते हैं और ऐसी स्थिति में हल्की वर्षा बहुत दिनों तक होती है। तो यहाँ वर्षा का जो सीक्वेंस है उसका संबंध बादल से है, इसको लिख लीजिएगा। वेदर कंडीशन में हमने बताया वॉल ऑफ साइक्लोन, फ्रंट बताया और सीक्वेंशियल रेनफॉल। थर्ड पॉइंट लिखेगा द सीरीज ऑफ क्लाउड। लिखे बादलों का क्रम, बादलों का क्रम लिखेगा। जब शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं, जब शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं तो वाताग्र के सहारे ऊंचाई के अनुसार वर्षा बादल, मध्य कपासी बादल और पक्षाभ बादल का विकास होता है। हमने कहा सबसे नीचे क्या हुआ? वर्षा बादल, उसके बाद हुआ मध्य कपासी बादल और सबसे ऊपर पक्षाभ बादल का विकास होता है। इसको इंग्लिश में लिखिएगा। इन टेम्परेट साइक्लोन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज ऑल्सो इन सीरीज। शीतोष्ण चक्रवात में भी बादलों का क्रम क्रमिक होता है, ऑल्सो इन सीरीज। एट लोअर लेवल nimbocumulus, then altocumulus, then cirrus cloud. ये साइरस क्लाउड। हाँ बताइए। टेम्परेट साइक्लोन में तो क्यूमुलस नहीं बनेगा ना? क्यूमुलस बनेगा, राइट ना। जहां पे कोल्ड फ्रंट है वहां क्यूमुलस बनेगा, ठीक ना। अच्छा। हाँ, वो जो आपका एरिया है जो आपको वार्म फ्रंट है वहां पे क्यूमुलस नहीं बनेगा। मैंने ये दोनों फ्रंट की बात की है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर ये बात की है, सिर्फ ये समझाने की कोशिश किया है कि ये सभी सीरीज में बनेगा। जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात होगा तो ऐसा कोई सीरीज नहीं बनेगा। सिर्फ और सिर्फ कौन सा बादल बनेगा? निम्बोक्यूमुलस। ओनली वन क्लाउड जो बहुत ही थिक क्लाउड होगा और बहुत ज्यादा वर्षा कराएगा वो होगा निम्बोक्यूमुलस। लिखिए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सिर्फ और सिर्फ वर्षा कपासी बादल का निर्माण होता है। वर्षा कपासी बादल का निर्माण होता है जो कम समय में आकस्मिक वर्षा कराता है, आकस्मिक अधिक वर्षा कराता है। सो cumulonimbus cloud forms in tropical cyclone. Cumulonimbus cloud form in a tropical cyclone. It is responsible for heavy and short duration rainfall. Heavy and short duration rainfall. Okay. So weather condition आपको तीन मेजर पॉइंट्स में नजर आया होगा। एक पॉइंट में एरिया ऑफ रेनफॉल, दूसरा हमने कहा सीक्वेंस ऑफ रेनफॉल, तीसरा हमने कहा द सीक्वेंस ऑफ क्लाउड। क्लियर?
अब देखिएगा यहाँ पे लिखेगा द वेदर कंडीशन और विद इन द साइक्लोन, लिखिएगा चक्रवात के आंतरिक भाग में वर्षा की स्थिति। द वेदर कंडीशन और विद इन द साइक्लोन, उस चक्रवात के आंतरिक क्षेत्र में वर्षा की स्थिति। अब देखिएगा जो हमने बनाया इस चीज को फिर से बता दीजिएगा। जो हमने बताया ये आई ऑफ साइक्लोन है, वॉल ऑफ साइक्लोन है, इनर सर्किल है, आउटर सर्किल है, एनुलर जोन है। ये क्या है? चक्रवात की आंख, चक्रवात की दीवार, आंतरिक वृत्त, बाह्य वृत्त और एनुलर जोन। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि हमने बताया कि इस एरिया में मैक्सिमम वर्षा हुई, इस एरिया में वॉल ऑफ साइक्लोन में, और जैसे जैसे बाहर गए वर्षा की मात्रा कम होती गई। इस एरिया में जब टेम्परेट साइक्लोन बनाते हैं तो उसमें भी ऐसा होता है, कोल्ड सेक्टर में कम समय में अधिक वर्षा होगी, वार्म सेक्टर में लाइट रेनफॉल होगी और लंबे समय की वर्षा होगी। ये दोनों के बीच के स्ट्रक्चर के अंदर वर्षा की स्थिति है। इसको लिखिएगा, लिखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात में संरचना के अनुसार इन ट्रॉपिकल साइक्लोन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में संरचना के अनुसार इन ट्रॉपिकल साइक्लोन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर इज नो रेनफॉल इन आई ऑफ साइक्लोन। चक्रवात के केंद्र में कोई वर्षा नहीं होती है। देयर इज नो रेनफॉल in eye of cyclone. A very heavy rainfall in wall of cyclone. चक्रवात की दीवार में अधिकतम वर्षा होती है। The heavy rainfall along with the wall of cyclone. And the amount of rainfall decreases. Amount of rainfall decreases from eye of cyclone to annular zone। और वर्षा की मात्रा चक्रवात की दीवार से लेकर वर्षा की मात्रा चक्रवात की दीवार से लेकर वर्षा की मात्रा चक्रवात की दीवार से लेकर बाहर की ओर कम होती जाती है। सो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम वॉल ऑफ साइक्लोन टू वॉल ऑफ एनुलर जोन। तो ये कंडीशन क्या हो गया इन अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। नाउ कम टू टेम्परेट साइक्लोन। लिखेगा कि शीतोष्ण चक्रवात में अल्पकालीन सर्वाधिक वर्षा, अल्पकालीन और सर्वाधिक वर्षा शीत वाताग्र के साथ होती है। इन टेम्परेट साइक्लोन there is a short duration and heavy rainfall. There is a short duration and heavy rainfall along with cold front. शीतोष्ण चक्रवात में अल्पकालीन और अधिक वर्षा चक्रवात की दीवार के साथ या शीतोष्ण चक्रवात के वाताग्र के साथ होती है या शीत वाताग्र के साथ होती है। और उष्ण वाताग्र के साथ कम वर्षा होती है और लंबे समय की वर्षा होती है। एंड देयर इज अ लाइट रेनफॉल along with warm front. There is a light rainfall along with warm front. But the duration of rainfall is longer. लेकिन वर्षा की अवधि
लंबी होती है। उष्णखंड और शीतखंड में वर्षा नहीं होती है। उष्णखंड और शीतखंड में वर्षा नहीं होती है। ये वेदर कंडीशन हो गया। अब लिखिएगा नेक्स्ट सरफेस, इसको लिखिएगा सतह, सरफेस। सरफेस बताइए, हमारा जो लोकेशन में ही लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वहां पर ही देखिएगा, जब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा तो ओसनिक सरफेस पे आएगा। इस चूंकि मॉइस्चर मिलता है, यहां से वर्षा होती है। और जो टेम्परेट साइक्लोन ओरिजिनेट होगा, लैंड पर भी होगा एंड ओसनिक एरिया में भी होगा, दोनों ही जगहों पे होगा। सो जैसे देखिएगा कि अमेरिका में टॉर्नेडो शुरू हुआ और वर्षा फिर जाके यूरोप में भी हुआ, तो अमेरिका के कॉन्टिनेंटल एरिया में वर्षा हो रही है और अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में भी हो रहा है। तो इवन कॉन्टिनेंटल एरिया और कोस्टल एरियाज में भी होता है। जबकि वो जो एरिया है इसका ट्रॉपिकल साइक्लोन का, वो हमेशा ओसनिक सरफेस लिखेगा। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा ही सागर की सतह पर उत्पन्न होते हैं। टेम्परेट साइक्लोन ऑलवेज originates on oceanic surface. And temperate cyclone originates in both areas, on oceanic surface and in both areas, land and water. महाद्वीप और महासागर दोनों ही क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति होती है। किसकी? टेम्परेट साइक्लोन की। अब देखिएगा यहाँ पे दोनों का सोर्स ऑफ एनर्जी लिखिए, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत लिखिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का ऊर्जा का स्रोत वाष्पोत्सर्जन है। लिखिए, द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन, the source of energy for tropical cyclone is high level of evaporation on oceanic surface. उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ऊर्जा का स्रोत सागर के सतह पर होने वाला वाष्पोत्सर्जन है। हाई लेवल ऑफ एनर्जी, हाई लेवल ऑफ इवेपोरेशन ऑन द ओशनिक सरफेस। अब इसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखिएगा कि दो फ्रंट आ रहा हो, सामने आ रहा हो, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कोल्ड होगा, एक वार्म होगा। तो ये दोनों के बीच जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा, ताप का हस्तांतरण होगा, उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा इसकी ऊर्जा का स्रोत बनता है। सो लिखिएगा, फॉर टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण चक्रवात की ऊर्जा का स्रोत, शीतोष्ण चक्रवात की ऊर्जा का स्रोत वाताग्र क्षेत्र में, वाताग्र क्षेत्र में ताप के हस्तांतरण, ताप के हस्तांतरण से संबंधित होता है। द एनर्जी इन अ टेम्परेट साइक्लोन is related to the exchange of heat in front areas. The exchange of heat in front zone. अब बताइए कि सीजन कौन सा होगा दोनों का? ट्रॉपिकल साइक्लोन के सीजन क्या होते हैं? समर सीजन। हाँ, समर सीजन। समर सीजन। और टेम्परेट साइक्लोन कोई भी सीजन हो सकता है। हाँ लिखिए, तो मासिक लिखिए, हो जाएगा मंथ। लिखिएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात सिर्फ ग्रीष्मकाल में आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑलवेज ऑरिजिनेट्स ड्यूरिंग समर
tropical cyclone always originates during summer from April to October. जो अप्रैल से अक्टूबर तक होता है. And temperate cyclone always originates in all seasons, all with month. लिखिए कि शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण किसी भी महीने में होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक किसी महीने में होता है. समर विंटर कोई क्राइटेरिया नहीं. सो इट कैन बी इन एनी सीजन फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर. अब बताइए जो आंसर है कितने वर्ड्स में आप इसको लिख पाएंगे? इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये नहीं होता है कि आप लिखने क्या जा रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन मैटर रखता है. निर्भर ये करता है कि आपको जो सफिशिएंट वर्ड्स में खत्म हो जाए. तो ये 350 हो गया होगा. क्लियर ना? यस सर. हाँ. सो इस तरह इसको ड्राफ्ट कीजिए. जब लिखने का मौका मिले टेस्ट सीरीज में लिखिए. थोड़ा सा जरूरी होगा इसमें वो चीज जो कैंडिडेट स्केच अच्छे बना सकते हैं, डायग्राम अच्छे बना सकते हैं और फिर वर्ड्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर से यूज कर सकते हैं, वो उनके मार्क्स को डिसाइड करेगा. ठीक है. तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करता हूँ. नेक्स्ट डे यहाँ से शुरू करेंगे. थैंक यू आप सभी को ज्वाइन करने के लिए.